नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 4 में ओलिगोपोली और क्रूनो मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओलिगोपोली क्या होता है? तो ओलिगोपोली जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, एक ओलिगोई और एक पोली, जो कि ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। तो ओलिगोई का मतलब होता है फ्यू यानी कि कुछ, और पोली का मीन्स होता है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। तो जिस मार्केट में कुछ फर्मों का नियंत्रण हो, ठीक है, कि जिस मार्केट में कुछ फर्में जो है वो बाज़ार को नियंत्रित करती हैं, उसे ओलिगोपोली कहा जाता है। ओलिगोपोली बाज़ार की एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें थोड़ी मात्रा में जो सेलर है वो होते हैं। इसके अलावा वो जो है होमोजीनियस गुड और डिफ्रेंशिएटेड जो प्रोडक्ट दोनों प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें मेनली होता है कि उनके अंदर जो है म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है, कि वो दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दोनों फर्में या फिर कई जो फर्में होती हैं वो आपस में मिलके सभी डिसीजन जो है वो लेती हैं। तो ओलिगोपोली बाज़ार की एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कुछ जो है सेलर्स होते हैं, जबकि बायर्स जो हैं ख़रीदने वाले जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट दोनों जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली। फर्स्ट है इसमें फ्यू सेलर एंड मैनी बायर्स। तो ओलिगोपोली जो सिचुएशन होती है इसमें जो है कुछ ही सेलर होते हैं और बहुत सारे जो हैं वो बायर्स होते हैं, यानी कि ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं और बेचने वाले जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इसमें एक एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि जो कार कंपनियां हैं, ठीक है, तो कार प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां काफ़ी कम मात्रा में हैं, ठीक है। बहुत ही कम जो है वो कंपनियां कार प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा जैसे तेल कंपनी, ऑयल जो कंपनी है वो भी बहुत जो है कम है पूरे विश्व में। तो तेल जो ऑयल कंपनियां हैं ये भी हमारी ओलिगोपोली का एक जो एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर उसके बाद है होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो ओलिगोपोली बाज़ार की एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि फर्में होमोजीनियस प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि जो उनके प्रोडक्ट होंगे वो बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, उनमें कोई भी डिफरेंस जो नहीं होगा। इसके अलावा वो जो है डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट भी यहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं। डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब है कि उनकी जो प्रोडक्ट हैं दूसरे प्रोडक्ट से या दूसरी फर्म के जो प्रोडक्ट हैं उनसे उनकी क्वालिटी के आधार पे, नेम के आधार पे, इसके अलावा जो है कुछ टेस्ट के आधार पे जो है एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो है होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट दोनों यहाँ पे ओलिगोपोली में प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर उसके बाद है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, कि यहाँ पे जो फर्में होती हैं उनमें आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। दोनों को अगर प्राइस से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होता है तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो दूसरी फर्म्स पे भी पड़ता है, ठीक है, कि अगर एक फर्म ये डिसीजन ले कि वो अपने प्राइस को ज़्यादा कर रही है या कम कर रही है तो इसका इफ़ेक्ट इसके साथ जो है किसी दूसरी फर्म पे भी पड़ता है। फिर इसके बाद है प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी का मतलब होता है कि फर्में जो है वो अपने प्राइस में चेंज नहीं करेंगी, कि फर्मों के जो प्राइस हैं वो ऐसे के ऐसे बने रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस मार्केट की एक मेन जो फीचर यह भी है कि प्राइस रिजिडिटी यहाँ पे पाई जाती है, कि वो अपनी प्राइस में जल्द ही चेंज नहीं करती हैं। फिर सम बैरियर टू एंट्री, कि यहाँ पे जो फर्में एंट्री करना चाहती हैं मार्केट में वहाँ पे कुछ बैरियर्स होते हैं, यानी कि कुछ उनको एंट्री करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, उनको कुछ बाधाएं जो है उनका सामना करना पड़ता है, जैसे कि पेटेंट वगैरह के पेटेंट करवाना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें कुछ और जो है प्रॉब्लम्स भी जो है यहाँ पे एंट्री करते वक्त होती हैं। तो मेनली ओलिगोपोली में फर्मों को एंटर
एंट्री करने में कुछ जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फिर है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो इसका मतलब है कि जो फर्मों के साइज जो होते हैं वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। कोई फर्म का साइज बड़ा हो सकता है, किसी फर्म का साइज छोटा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कोई जो है इंडस्ट्री या कोई जो फर्म जो है वो बड़ी कारों को प्रोड्यूस करती है, कोई फर्म जो है छोटी कारों को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि मारुति जैसी छोटी कारें, या फिर कोई जो कंपनी किसी बड़ी कार को प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसे जो है इनका साइज जो होता है फर्मों का वो यहाँ पे सेम नहीं होता है। फिर है इसके बाद एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी की हमने एक इसका फीचर पढ़ा है। तो यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी होने की वजह से फर्मों को एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा पैसा जो वो खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने जो गुड्स है उसकी डिमांड को तभी इंक्रीज़ कर सकती है जब वो उसके ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट जो है उसकी करेंगी, ठीक है। तो उसका जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा तो उसकी वजह से ही उनकी जो है डिमांड वो बढ़ सकती है। फिर उसके बाद है अनसर्टेनिटी, कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे जो फर्में आपस में उनका बिहेवियर होता है, ठीक है, म्यूचुअल डिपेंडेंट होने की वजह से हमें ये पता नहीं लगता कि कौन सी फर्म किस टाइम उसका बिहेवियर जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम जो है वो होती है कि हम आसानी से ना तो ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, या अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। तो ऐसे जो है अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे बनी रहती है। फिर उसके बाद है कीन कंपटीशन। तो कीन कंपटीशन में मेनली होता है कि इनके बीच जो कंपटीशन होगा वो ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। ज़्यादा तीव्र कंपटीशन जो है वो यहाँ पे इनके बीच में होता है कि हर फर्म ये चाहेगी कि उसकी डिमांड जो है किसी दूसरी फर्म के प्रोडक्ट से ज़्यादा हो। तो इसकी वजह से वो दोनों जो है आपस में एक ज़्यादा या फिर कह सकते हैं एक फास्ट कंपटीशन जो है यहाँ पे सिचुएशन उनकी बनी रहती है। फिर उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। तो ओलिगोपोली में मेन जो इनका ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना नहीं होता है, इसके अलावा भी जो है इनके और कई जो है ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे कि इनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ये अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करें, यानी कि ये जोखिम जो इनको उठाने पड़ रहे हैं उनको कैसे ये कम करें। इसके अलावा कैसे ये अपनी सेल को मैक्सिमाइज़ करें और अपने प्रोडक्शन को जो है वो मैक्सिमाइज़ करें कि उत्पादन कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है। तो इसके अलावा प्रॉफिट के अलावा भी जो है इनके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जो ये फर्म अपने पूरा करना चाहती हैं। फिर इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ ओलिगोपोली। तो टाइप ऑफ ओलिगोपोली में फर्स्ट है हमारा परफेक्ट और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। तो परफेक्ट ओलिगोपोली होता है कि जिसमें जो फर्में होती हैं वो यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि बिल्कुल जो सेम प्रोडक्ट है उसको वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही होती हैं, ठीक है। कि जो परफेक्ट ओलिगोपोली उसे कहा जाएगा जिसमें फर्में एक होमोजीनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं। इसके बाद है इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। तो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में फर्में डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि क्लोज जो सब्सटीट्यूट्स उनके होते हैं उनको प्रोड्यूस कर रही होती हैं कि आसानी से हम इनको एक की जगह दूसरे को यूज जो है वो कर सकते हैं। तो वो होगा हमारा क्लोज सब्सटीट्यूट। तो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। फिर इसके बाद है ओपन और क्लोज्ड ओलिगोपोली। ओपन ओलिगोपोली में होता है कि यहाँ पे जो फर्में हैं वो आसानी से एंटर जो है वो मार्केट में कर सकती हैं। फर्में जब आसानी से एंटर कर सकती हैं तो उसको हम ओपन ओलिगोपोली जो है बोलेंगे। फिर इसके बाद है क्लोज्ड ओलिगोपोली। तो क्लोज्ड ओलिगोपोली में होता है कि फर्में यहाँ पे एंटर जो है वो नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अगर वो एंटर करना भी चाहती हैं, ठीक है, तो उस पर भी यहाँ पे कई सारे जो है बैरियर लगे होते हैं। तो क्लोज्ड
ओलिगोपोली में मेनली यही है कि फर्में यहाँ पे आसानी से एंटर जो है वो नहीं कर सकती हैं। फिर है पार्शियल और फुल ओलिगोपोली। तो पार्शियल ओलिगोपोली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि एक डोमिनेट फर्म होती है, ठीक है, एक प्रधान जो फर्म होती है जो प्राइस लीडर होती है, ठीक है, वही प्राइस को डिसाइड करेगी, वही जो है और उसके द्वारा जो प्राइस डिसाइड किए जाएंगे बाकी जो फर्में होती हैं वो सभी उसके द्वारा लिए गए डिसीजन को ही मानती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन एक डोमिनेट फर्म होगी जो कि प्राइस लीडर होगी और वही जो है मार्केट डिमांड के बारे में पूरी जो है नॉलेज लिए हुए होती है। बाकी फर्में जो है सिर्फ उसके अनुसार जो है वो काम करती हैं। फिर है फुल ओलिगोपोली। तो फुल ओलिगोपोली में मेन सिचुएशन ये होती है कि यहाँ पे कोई भी डोमिनेट फर्म नहीं होगी, जितनी भी फर्म होगी वो सभी जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं। उनको अगर अपनी प्राइस के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में जो भी डिसीजन लेना होता है तो वो इसके लिए इंडिपेंडेंट होंगी, वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने जो है निर्णय वो यहाँ पे लेती हैं। फिर हमारा कोलिजिव एंड नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। कोलिजिव ओलिगोपोली, तो कोलिजिव ओलिगोपोली में मेनली होता है कि फर्में जो होती है वो एक दूसरे के साथ सहयोग से, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर जो है यहाँ पे कीमत को डिसाइड करती हैं। इसके अलावा उत्पादन जो है उसको, प्रोडक्शन को डिसाइड करती हैं। और नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली में फर्में आपस में एक दूसरे से उनका कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, वो एक दूसरे पे मतलब दोनों फर्में जो है या जितनी भी फर्में, कुछ फर्में यहाँ पे जो होती हैं वो सभी जो भी डिसीजन लेती है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली यहाँ पे लेती हैं। तो ये हो गया हमारा नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली, जिसमें हमारी जो है फर्में एक दूसरे पे डिपेंड ना होके बिल्कुल ही जो है स्वतंत्र रूप से यहाँ पे निर्णय लेती हैं। फिर इसके बाद है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली। अब यहाँ पे जो प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन होगा ओलिगोपोली में वो मेनली दो टाइप से होता है, एक कोलिजिव ओलिगोपोली, एक नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। यानी कि कोलिजिव ओलिगोपोली था जिसमें कि फर्में एक दूसरे के साथ मिलकर, ठीक है, अपने प्राइस या आउटपुट को निर्धारित करती थी। उसके अलावा नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली में फर्में जो है वो सभी इंडिपेंडेंटली जो है डिसीजन वो लेती थी। तो कोलिजिव ओलिगोपोली में हम मेनली दो यहाँ पे करते हैं, एक कार्टेल और एक प्राइस लीडरशिप, ठीक है, कि वो या तो कार्टेल द्वारा या प्राइस लीडरशिप जैसी सिचुएशन को अपना के जो है यहाँ पे कोलिजिव ओलिगोपोली में एक दूसरे पे डिपेंड करती है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके डिसीजन लेती हैं। फिर है नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। तो इसमें हम मेनली ये 5 मॉडल करते हैं, कुर्नो मॉडल, बर्ट्रेन मॉडल, एजवर्थ मॉडल, किंग डिमांड कर्व और स्टैकलबर्ग मॉडल। तो आज हम यहाँ पे करेंगे कुर्नोट मॉडल। तो कुर्नोट मॉडल नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली का फर्स्ट मॉडल है। तो इस मॉडल को ऑगस्टिन कुर्नोट ने 1838 में डेवलप किया था और इस मॉडल में बताया गया था कि यहाँ पे जो फर्में होती हैं वो आइडेंटिशियल जो प्रोडक्ट वो बेचती हैं या प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो आइडेंटिशियल प्रोडक्ट है कि मतलब वो होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि सेम जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं और यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, आउटपुट से रिलेटेड जो डिसीजन होगा वो एक फर्म खुद लेती है, ठीक है, अपने आप अपने डिसीजन को लेगी कि कितना उसका आउटपुट होगा, कितना वो यहाँ पे उसको सेल करेगी। और इसके अलावा वो हर बार ये सोचते हैं कि उनके जो कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, कि उनके जो कॉम्पिटिटर होंगे वो अपने प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज जो है वो नहीं करेंगे और यहाँ पे जो प्राइस लिया जाता है, ठीक है, कि इस मॉडल के अनुसार जो मार्केट में प्राइस लिया जाता है वो मार्केट में डिसाइड हुआ होता है, ठीक है। तो मार्केट में डिसाइड किया हुआ प्राइस ही जो है यहाँ पे फर्में वो ले रही होती हैं। तो मेन बात यहाँ पे यही है कि हर बार
ये माना जाता है कि कॉम्पिटिटर अपने प्रोडक्शन में चेंज नहीं करेगा और आउटपुट से रिलेटेड डिसीजन जो है वो यहाँ पे अपने आप लेंगे। फिर कहते हैं इसकी अजम्पशन। तो फर्स्ट अजम्पशन है टू फर्म, कि यहाँ पे हमारी दो फर्म होंगी ए और बी। इसे मेनली जो है ड्यूओपोली मॉडल कहा जाता है, ठीक है। जो कुर्नो मॉडल है उसको ड्यूओपोली मॉडल कहा जाता है, लेकिन हम इसको ओलिगोपोली में भी यूज कर सकते हैं। इसी वजह से इस मॉडल को ओलिगोपोली में भी जो है स्टेबल किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट एजम्पशन थी कि टू फर्म यहाँ पे हमारी होंगी ए और बी। उसके बाद जीरो प्रोडक्शन कॉस्ट, कि हाँ यहाँ पे जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हमारी जीरो होगी। फिर इसके बाद है कि हमारे जो बायर हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे। फिर उसके बाद होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है, कि बिल्कुल सेम जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन्होंने मेनली यहाँ पे लिया है मिनरल वाटर का एग्जाम्पल, ठीक है, कि दोनों ही जो है मिनरल वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर उसके बाद है लीनियर डिमांड कर्व, कि इनका जो डिमांड कर्व होगा, जो इनका डिमांड कर्व है वो मेनली लीनियर होगा, यानी कि एक स्ट्रेट जो है लाइन यहाँ पे लीनियर डिमांड कर्व की होती है। फिर इसके बाद है हमारा, फिर अब हम जो है इस कुर्नोट मॉडल को एक डायग्राम से समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा डी डिमांड कर्व पहले जो है एक लीनियर डिमांड कर्व है, ठीक है, एक स्ट्रेट जो है वो लाइन है। तो यहाँ पे जब स्टार्टिंग में फर्म ए मार्केट में होती है, ठीक है, तो मार्केट फर्म ए जब जो है वो मार्केट में होगी तो यहाँ पे डी जो है उसका डिमांड कर्व है, और एम आर जो है वो कर्व, एम आर कर्व जो है उस ए फर्म का ये जो है मार्जिनल रेवेन्यू है। तो यहाँ पे ए पॉइंट में इन्होंने दिखाया है कि यहाँ पे इनका प्राइस और आउटपुट डिसाइड होता है। इन्होंने ये लिया था कि मार्जिनल कॉस्ट जो है यहाँ पे जीरो होती है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जीरो होती है। तो हमारा इक्विलिब्रियम वहीं होता है जहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी होते हैं, ठीक है। तो वहीं पे आउटपुट और जो है प्राइस का डिसीजन लिया जाता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे हमारा जो है ए पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जो है वो होते हैं। तो ए पॉइंट में इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी, ए पॉइंट पे हमारा जो है एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा। इस वजह से यहाँ पे हमारे प्राइस और आउटपुट का जो है वो दोनों डिसाइड हो जाते हैं। अब फर्स्ट है इसमें कि फर्म ए जो है वो मार्केट में होती है जिसका डिमांड का डी स्टार है, ठीक है, और एम आर उसका, ठीक है, एम आर दिया हुआ है। और अब यहाँ पे जो फर्म ए होती है, कुर्नोट मॉडल में ये लिया होता है कि जो फर्म होगी वो मार्केट का आधा भाग जो है वो प्रोड्यूस कर रही होगी। तो यहाँ पे मार्केट का फुल जो पार्ट है वो हमारा ओ डी स्टार है, ठीक है, ओ डी स्टार जो है वो मार्केट का फुल पार्ट है, और इसको हमने यहाँ पे 1 मान लिया है। तो इसको यहाँ पे हमने 1 माना है। और अब जो पूरा मार्केट का पार्ट है, कुर्नो ने बोला था कि हम उसका हाफ पार्ट जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका हाफ पार्ट होगा 1/2 इंटू में 1। तो यहाँ पे 1/2 जो है वो हमारा आ जाता है। तो 1/2 पार्ट यहाँ पे हमारा ओ ए जो है 1/2 पार्ट ये जो है फर्म ए प्रोड्यूस कर रही है। अब यहाँ पे देखिए कि फर्म स्टार्टिंग में सिर्फ ए फर्म जो है वो मार्केट में होती है। जब फर्म ए मार्केट में होती है तो वो जो है 1/2 पार्ट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है। इसके अलावा जो 1/2 पार्ट है वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ जिसे जो है कोई और फर्म प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है। तो कुर्नो मॉडल में मेन बात ये ली गई है कि वो हर बार ये कहता है कि जितनी फर्म की संख्या होगी, ठीक है, जितनी हमारी फर्म है, मान लीजिए यहाँ पे 2 फर्म जब आ जाती हैं तो मार्केट का पार्ट जो है पहली फर्म 1/3 प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, ए फर्म 1/3 और बी फर्म अगर आ जाती है तो वो भी 1/3 यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी। लेकिन 1/3 पार्ट इसके अलावा जो बच जाता है वो यहाँ पे मार्केट में एक ऐसा पार्ट बचा रहेगा जिसे जो है कोई भी फर्म प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब एक फर्म होती है
तो एक फर्म यहाँ पे 1/2 प्रोड्यूस करती है और 1/2 पार्ट जो है वो मार्केट में ऐसा होता है जिसे कोई भी फर्म प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है। ये थी हमारी कि जब फर्म ए जो है वो केवल मार्केट में होती है। अब इसके बाद जब फर्म बी जो है वो मार्केट में आ जाती है तो वो जो बाकी बचा हुआ यहाँ पे पार्ट है मार्केट का, ठीक है, ये जो है बचा हुआ पार्ट है मार्केट का, तो इसको यहाँ पे ई पॉइंट से डी स्टार पॉइंट तक वो अपना डिमांड कर्व बना लेती है, ठीक है। ई से डी स्टार तक उसका डिमांड कर्व होगा बी फर्म का, और यहाँ पे वो एक एम आर कर्व जो है उसने बनाया है जो एम आर स्टार जो है से दिखाया गया है। तो एम आर स्टार यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एक जो बी फर्म है वो उसका प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे इतने पे होगा, लेकिन प्राइस जो है वो कम यहाँ पे लेगी, ठीक है। बी फर्म प्राइस पी स्टार लेगी और उसका जो प्रोडक्शन होगा वो यहाँ पे ए बी होगा। अब ये ए बी पार्ट कैसे आया है इसको देखते हैं कि जो फर्म बी है उसका ए बी पार्ट कैसे आया है। तो वो आया है कि हमारा 1 हमारा पूरा मार्केट को दिखा रहा है, ठीक है, जो कंप्लीट मार्केट है उसको 1 दिखाता है। तो अगर 1 में से 1/2 यानी कि ए फर्म का हम निकाल दें, ठीक है, पूरे मार्केट में से आधा पार्ट ए फर्म का हम निकाल दें और फिर उसका जो है हाफ पार्ट यहाँ पे लेके आएँ, ठीक है, तो इससे हमारा जो है 1/4 जो पार्ट आएगा वो हमारी बी फर्म जो है वो प्रोड्यूस यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो कंप्लीट मार्केट में से ए फर्म का पार्ट 1/2 हमने निकाल दिया और उसके बाद जो है 1/2 जो है हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कि उसमें से भी आधा जो पार्ट है वो हमारी बी फर्म जो है वो प्रोड्यूस करेगी। तो ये था बी फर्म का प्रोडक्शन। अब इसके बाद प्रोसेस चलती है कि अब ए फर्म को यहाँ पे जो है प्राइस ज़्यादा लेने की वजह से वो कंपटीशन में जो है ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी, धीरे धीरे जो है उसके जो कस्टमर हैं वो कम होने लगेंगे, ठीक है, जो बायर है वहाँ से वो ए फर्म से कम जो है गुड्स वो ख़रीदने लगेंगे क्योंकि ए फर्म के प्राइस ज़्यादा है, बी फर्म के प्राइस कम है। तो इस वजह से जो ए फर्म ये सोचती है कि उसके जो कस्टमर हैं अब वो बी फर्म के पास जा सकते हैं, तो इस वजह से वो सोचती है कि जो बाकी भाग जो है मार्केट में अभी बचा हुआ है वो उस पे जाके और अधिक जो है प्रोडक्शन वो कर सकती है। तो अब जो है यहाँ पे पार्ट बचा है ये पार्ट, तो इस पार्ट में अब ए फर्म जो है इसमें से भी कुछ पार्ट वो प्रोड्यूस करना चाहेगी, और जब फर्म ये यहाँ पे कितना प्रोड्यूस करेगी उसको हम निकालेंगे कि 1 माइनस बी फर्म का पार्ट कितना था 1/4, ठीक है, 1/4 और इसका हाफ कर देंगे तो ये जो है हमारा 3/8 आ जाएगा। तो अब जो है फर्म ए जो है ये सोच के कि बी अपने प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं करेगी तो वो जो है 3/8 जो पार्ट है वो यहाँ पे मार्केट में प्रोड्यूस जो है वो करने के लिए आती है, ठीक है। तो अब उसका पार्ट जो है वो 3/8 हो जाता है। तो यहाँ पे उसका जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन प्राइस क्या है वो फिर से कम हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है फर्म बी ये सोचेगी कि अब जो है ए फर्म उसके जो कस्टमर हैं बी फर्म के वो ए के पास जा सकते हैं क्योंकि उनका प्राइस कम है। तो इस वजह से फर्म जो बी है वो सोचती है कि मैं बाकी जो बचा हुआ पार्ट है मार्केट का, ठीक है, ये जो पार्ट बचा हुआ है मार्केट का कि उसमें जाके मैं और प्रोडक्शन को बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो वो इस पार्ट में फिर जाएगी, इस पार्ट में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेगी, और यहाँ पे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अब उसे क्या करना पड़ेगा कि 1 माइनस फुल पार्ट 1 है उसमें से 3/8 क्या है ए फर्म का पार्ट है, 3/8 फर्म ए का पार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस 3/8 करके वो उसका भी हाफ जो है वो प्रोडक्शन करेगी। तो ऐसे जो है 5/16 जो है वो आ जाता है। तो इसमें से 5/16 जो पार्ट है वो यहाँ पे फर्म बी जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है
वो लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये सिचुएशन तब तक चलेगी जब तक कि फर्म जो है 1/3 पार्ट पर नहीं पहुंच जाती हैं। जब फर्मों का 1/3 जो है पार्ट यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे नहीं आ जाती, तब तक जो है ये फर्म लगातार जो है अपने प्रोडक्शन को ऐसे ही बढ़ाती चली जाएंगी। तो कुर्नो मॉडल यही कहता है कि फर्में जो है अपने बाज़ार का विस्तार तब तक करती रहती हैं जब तक कि जितना वो प्रोड्यूस कर रही हैं उतना ही पार्ट जो है बाज़ार में एक्स्ट्रा नहीं बच जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 2 फर्म हैं, 2 फर्म का 1/3 ए फर्म का हुआ और बी का 1/3 हुआ। अब इसमें से जो 1/3 है वो ऐसा पार्ट बच जाता है जहाँ पे कोई भी फर्म जो है वो जिसको कोई भी फर्म प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो यही मेनली जो है कुर्नो ने बताया है। इसके अलावा अगर फर्म की जो संख्या वो बढ़ जाती है, ठीक है, मान लीजिए फर्म जो है अब 2 फर्मों से 3 फर्में हो जाती हैं। अब जब 3 फर्में होंगी तो फर्म ए यहाँ पे 1/4, ठीक है, बी यहाँ पे 1/4 और सी जो है वो यहाँ पे 1/4 पार्ट प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अब जो बाकी का 1/4 पार्ट यहाँ पे बच जाता है, तो ये पार्ट फिर से एक ऐसा पार्ट रह जाता है जिसे कोई भी फर्म प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है। और ये तो था हमारी तीनों फर्मों का प्रोडक्शन की वो कितना कितना प्रोडक्शन कर रही है मार्केट में। अब अगर हमें पूरी इंडस्ट्री का निकालना है, ठीक है, अब पूरी इंडस्ट्री का निकलेगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस में 1/4, तो यहाँ हो गया 4, तो ये 3/4। तो पूरे जो मार्केट का पूरी जो इंडस्ट्री का पार्ट होगा वो हमारा 3/4 जो है यहाँ पे वो होगा, ठीक है। तो 3/4 जो वो इंडस्ट्री का पार्ट होगा और 1/4 पार्ट ऐसा होगा जो कोई भी फर्म जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रही होगी। तो इसी वजह से जो कुर्नो का मॉडल है वो यहाँ पे ओलिगोपोली में भी आसानी से जो है हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद है रिएक्शन कर्व। तो कुर्नो मॉडल में ने जो रिएक्शन कर्व जो है उनको डिफ़ाइन किया है कि ए फर्म के रिएक्शंस जो है वो क्या हैं, बी फर्म के रिएक्शन क्या थे। तो ऐसे जो है इन्होंने बताया कि कैसे उन दोनों के रिएक्शन कर्व से हम जो है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे ये है जो ए बी जो है हम इसको नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी जो है वो हमारी फर्म बी का रिएक्शन कर्व है और यहाँ पे सी डी जो है वो हमारी फर्म ए का रिएक्शन कर्व है। अब रिएक्शन कर्व में इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ पे आएगा जहाँ पे दोनों फर्म का जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल सेम हो जाता है। जैसे हमने पीछे किया था कि दोनों का 1/3 जो है ये पार्ट जब तक नहीं आ जाता दोनों अपना प्रोडक्शन करती रहेंगी। तो ये यहाँ पे दोनों का प्रोडक्शन सेम हो जाता है 1/3। तो जहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्शन सेम हो जाएगा वहीं पे जो है कुर्नो मॉडल में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन जो है वो आ जाती है। तो यहाँ पे पॉइंट ई पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है हम कह सकते हैं। इसको कुर्नो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको नैश इक्विलिब्रियम पॉइंट भी यहाँ पे हम कहते हैं। तो ये था रिएक्शन कर्व और कुर्नो मॉडल। तो मेनली हमें जो है कुर्नो मॉडल में यही पता लगा कि हम इसे कैसे 2 फर्म से ज़्यादा फर्मों के लिए भी यूज कर सकते हैं और कैसे रिएक्शन कर्व से जो है इक्विलिब्रियम सिचुएशन को आसानी से मेज़र कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।